जी वीर, गुड इवनिंग, ऑल इज मनी। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कि ट्रक का क्या क्या लाइसेंस वगैरह लिया जाता है, ट्रक का लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन आया था कि भाई अगर हम फॉर्म वगैरह पे ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या लाइसेंस होता है, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो मौजू क्या है, क्या फॉर्म में ट्रैक्टर या हैवी मशीन चलाने के लिए अलग लाइसेंस चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि अगर आप कनाडा में फार्म खरीदना चाहते हैं, फार्म पर काम करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर या हैवी मशीनरी चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्या फार्म में ट्रैक्टर चलाने के लिए अलग लाइसेंस चाहिए। दोस्तों साफ और सादा जवाब है नो, यू डोंट नीड अ लाइसेंस। अगर फार्म के अंदर अपने जमीन पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, चाहे वो आम ट्रैक्टर हो या कंबाइन हो या हार्वेस्टर हो या स्किड स्टीयर हो, आपको किसी किस्म का कोई लाइसेंस, इवन लोडर वगैरह, वो आपको कनाडा में इसके लिए कोई अलग लाइसेंस जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने फॉर्म के अंदर हैं, आप एक बाउंड्री के अंदर हैं और आप अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं वहां पर। क्यों कि इसमें कोई ट्रैफिक हैजर्ड नहीं है, यू आर नॉट इन्वॉल्व विद अदर व्हीकल्स। देखिए लाइसेंस वहां पर चाहिए होता है क्योंकि आप शेयर कर रहे होते हैं रोड को दूसरी व्हीकल्स के साथ, पेडेस्ट्रियन के साथ, तो वहां पर आपको लाइसेंस चाहिए होता है। क्योंकि आप फार्म के अंदर हैं तो आपको किसी किस्म के कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह आप अपने लॉन के अंदर स्नो ब्लोअर होता है आपके पास, आपका एटीवी है, या आपका लॉन मूवर, क्या कहते हैं यार, या लॉन मूवर कहते हैं, स्नो ब्लोअर होता है जो अपने बैकयार्ड में या फ्रंट यार्ड में कर रहे होते हैं, तो आपको कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो कुछ भी एक फार्म प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह घरेलू उसके अंदर होता है। अब बात करते हैं लाइसेंस कहाँ चाहिए होता है। लाइसेंस आपको चाहिए होता है जब आप ट्रैक्टर को या जो भी हैवी मशीनरी है, क्योंकि मैं कंट्री साइड पे समर वगैरह में हम लोग जाते हैं, आई एम सरप्राइज्ड कि ऑल दीज फार्मर्स व्हाट काइंड ऑफ मशीनरी दे यूज, हैवी ड्यूटी मशीनरीज, अच्छी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी। तो अगर आप इसको रोड पे लेके जाते हैं तो फिर आपको वहां पर या अपनी जमीन से इक्विपमेंट जो है कि दूसरे फॉर्म पे लेके जाते हैं, तो पब्लिक रोड पे जब जाते हैं तो यहाँ दो चीजें लाजमी होती हैं। पहली चीज तो ये है कि आपके पास एटलीस्ट जी लाइसेंस होना चाहिए, और आपके जो स्लो मूविंग, क्योंकि ये बड़े बड़े हार्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, तो ये गाड़ी की तरह तो चलते नहीं है, ना वैन की तरह चलते हैं, ना ये एसयूवी की तरह चलते हैं। तो आपको जो है ना इसके लिए एक नारंगी रंग का ट्रायंगल किस्म का एक वो होता है, एक व्हीकल के पीछे जो है ना आपको वो लगाना जरूरी, ट्रायंगल किस्म का वो लगाना, एक निशान होता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कनाडा के अंदर ट्रैक्टर लाइसेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, दैट्स डन फॉर श्योर। हाँ, हैवी मशीनरी जैसे बुलडोजर है, एक्सकेवेटर है, या मशीन के ऊपर बहुत सारी दूसरी मशीनें वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी लाइसेंस तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इन मशीनों को कंस्ट्रक्शन साइट पर या रोड वर्क के अंदर कमर्शियली किसी कंपनी के लिए चलाना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ चलाना चाहते हैं, या काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपका HEO सर्टिफिकेशन चाहिए, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर कोर्स होता है, वो आपको लेना पड़ता है, जो मुश्किल से मेरा ख्याल है, सॉरी भाई सुबह से बैठा हुआ थक गया हूँ, तो ये आपको मुश्किल से 3 से 12 हफ्ते का, डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ कोर्स एंड वेयर यू आर डूइंग इट, या किस प्रोविंस में क्या हिसाब किताब है, तो ये तकरीबन 3 से 12 हफ्ते का कोर्स होता है। तो चौथा पॉइंट, इसके लिए आपको लेकिन एक चीज मस्ट है जिसे कहते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग। आपको ना वो जरूरी है सेफ्टी ट्रेनिंग। ये जो ट्रैक्टर्स वगैरह के होते हैं या जितनी हैवी मशीनरी वगैरह में वो ओंटारियो के अंदर जो है ट्रैक्टर सेफ्टी कोर्सेज वगैरह, फार्म इक्विपमेंट हैंडलिंग कोर्सेज वगैरह, इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है। लेकिन कोई लाइसेंस, लेकिन ये लाइसेंस नहीं कहलाता, एक ट्रेनिंग होती है सेफ्टी वगैरह का। तो वो भी सिर्फ इस वजह से कोई हादसा ना हो, यू शुड नो अबाउट द मशीनरी, उसकी क्या इन एंड आउट है, कैसे ऑपरेट करती है, अगर इमरजेंसी होगी तो आप कैसे उसको स्टॉप करेंगे, कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, तो इस तरह का आपको एक कोर्स करना पड़ता है। तो आखिरी बात, खुलासा ये है जनाब, सारी बातें 10 सेकंड में समरी के साथ मैं बता देता हूँ। फार्म के अंदर ट्रैक्टर या कोई भी मशीन चलाने की लाइसेंस नहीं चाहिए। हाँ, आपको अगर रोड पे लेके जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाते हैं, बुलडोजर लेके जाते हैं, तो फिर आपको जी लाइसेंस चाहिए। एक्सकेवेटर है, बुलडोजर है, उसके लिए HEO सर्टिफिकेशन चाहिए, और ऑब्वियसली आपको सेफ्टी ट्रेनिंग करनी रिक्वायर्ड है। तो आखिर में अगर आप फॉर्म खरीदना चाहते हैं, इसके फॉर्म बेस्ड इमिग्रेशन ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मुझे फॉर्म का कोई ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यकीनी बात है हमारे काफ़ी रियल्टर्स हैं जो ओनली फॉर्म्स डील करते हैं, फॉर्म्स को हैंडल करते हैं। तो आई कैन गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम एंड आई कैन गेट, और इसके ऊपर इन फॉर्म्स के खरीदने में क्या इमिग्रेशन हो सकती है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू। टाइम लगता है क्योंकि दिन में मैं बिजी होता हूँ अपनी रियल एस्टेट के अंदर, तो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कभी ना कभी आपको विद इन अ मंथ जो है ना कोई वीडियो इस तरह की आ जाएगी। तो चलें भैया, आखिर में मेरा एक ही पैगाम होता है, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं कमर्शियल रियल्टर हूं और रेजिडेंशियल भी करता हूं। अगर आपको कोई भी फ्रेंचाइज, नॉन फ्रेंचाइज, जिस तरह जो ब्रांड नेम है आपके पपाइज है, चर्चीज है, डैनीज है, गैस स्टेशन वगैरह, एसओ, पेट्रो कैनेडा, पायनियर, अल्ट्रामार, इस तरह के जो ये मैं वो नाम ले रहा हूँ जो इन्वेंट्री में हमारे पास शामिल है। हमारी जो ब्रोकरेज है उसकी इन्वेंट्री में उसके पास इनकी लिस्टिंग्स हैं, 5 या 7 इस वक्त पपाइज है डिफरेंट सिटीज के अंदर। GTA में शायद एक आधी है, अदरवाइज मोस्टली जो है कोई लंदन में है, कोई आशवा में है, इस तरह करके हैं। लेकिन इट्स अ गुड बिजनेस, इट्स अ गुड स्टार्टअप बिजनेस, यू कैन गेट अ वेरी गुड प्राइस। और भी अगर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है, लोकल जिस तरह के मॉम एंड पॉप टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, मॉम एंड पॉप जॉइंट्स भी हम उसको कहते हैं, जो फैमिली बेस्ड बिजनेस होते हैं, आपका अल्लाह भला के रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आजकल दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है बंद हो रहे हैं और सेल हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ऑपरेटर उस तरह उसको चला नहीं पा रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हाई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो बहुत सारे जो है। लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू बाय द रेस्टोरेंट इफ यू वांट टू स्टेप इन। व्हाई आई एम सेइंग दैट? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने बहुत बेतहाशा रेस्टोरेंट्स के, आई डोंट वांट टू गिव द नंबर्स, क्योंकि मैं कभी भी अपनी तारीफ करने के मूड में नहीं होता, तारीफ सिर्फ अल्लाह की। मेरा जो लास्ट रेस्टोरेंट था वो $75 पर डे की सेल से मैंने लिया था, और मैंने लिया था, मुझे पता था, मैं जिस बंदे को बिठाया था 2 वीक के लिए, मैंने अपने बंदे को बिठाया था, तबाक से हमारे रिश्तेदार ही थे, उनकी नई नई इमिग्रेशन हुई थी, फारे घर में बैठे होते थे, मैं कहा भाई बैठ जाओ। तो वो आके जब मैं शाम में उनके पास जाया करता था सेल पूछने के लिए, तो वो बड़े उससे कहते थे, खाल भाई आज $75 की सेल हुई, आज $60 की सेल। पूरा दिन का रेस्टोरेंट भाई, आप अंदाजा लगा लें कितने स्लाइस बिके होंगे। इसमें 10 स्लाइस गए थे, 1 पिज्जा गया था, एब्सेंटी ओनर था, बूढ़ी वालदा को उसने लगाया हुआ था वहां पर, अफसोस होता था उसका, बल्कि हमारा जो था वो स्टोन बेस्ड ओवन था, हैवी ड्यूटी वाला, तो उसका स्प्रिंग टूटा हुआ था। वो खुद जो था वो वेंडीज वगैरह में कहीं जॉब करता था, जो ओनर था, मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा। तो बूढ़ी वालदा को लगाया हुआ था, उनसे बेचारी से वो उसका हैंडल भी नहीं उठता था, बट एनी मुझे बहुत ही डर्ट चीप प्राइस पे मिल गया था। आई टुक ए चांस, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था। मैं हमेशा मरे हुए हाथी को जगाने की कोशिश करता था। मुर्दा नहीं जाग सकता, लेकिन मरा हुआ रेस्टोरेंट उठ सकता है, ये इसकी गारंटी है। आप उसके अंदर रूह फूंक सकते हैं। वो जो मरा हुआ रेस्टोरेंट था उसके ऊपर मैंने $100,000 की मार्केटिंग की थी, उसकी नब्ज को देखते हुए कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो मैं खैर एयरपोर्ट वगैरह के तमाम होटल्स एंड मोटल्स को टारगेट करता था। एक आध वीडियो मैंने पहले भी बनाई और उसका जिक्र कर चुका हूँ। वही रेस्टोरेंट जो है एक सर्टेन टाइम में मैंने उसको 6 गुना या 7 गुना प्राइस पे बेचा था। जिस तरह मैंने कहा कि $75 की सेल थी, एंड आई वाज डूइंग $4,000 to $5,000 ऑन वीकेंड्स। आई हैड अ नेम, आई हैड 4.5 रिव्यूज थे गूगल के ऊपर, एंड स्टिल पीपल रिमेंबर मी, दैट ओल्ड ओनर वाज डूइंग दैट मच दैट व्हाटएवर। सो एनीहाउ दिस इज द साइड टॉपिक। 100,000 की जो बताने का जो दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ, जो 100,000 की मैंने मार्केटिंग की थी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यू कैन डू द सेम थिंग इन $5,000 to $10,000 इफ यू हैव अ गुड सोशल मीडिया टीम। टिकटॉक के ऊपर है, फेसबुक है, ट्विटर वगैरह इस पे नहीं इतना चलता है, लेकिन फेसबुक और टिकटॉक की मार्केटिंग जो है स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेजेंस है। इसकी मिसाल एक और मैं इस तरह दे सकता हूँ कि मैं टिकटॉक पे होता हूँ, ब्रैम्पटन है या ओकविल है, ये 2 करीब के हमारे पे लगते हैं। टोरंटो वे फार हो जाता है, खाने के लिए हम इतनी दूर नहीं जाते। तो ब्रैम्पटन में अच्छा खाना होता है, वेज का, वेजिटेरियन बेस्ड। आई एडमायर दीज पंजाबी, चढ़दे पंजाब के जो लोग हैं, पंजाबी जो हैं, दे नो हाउ टू मेक वेजिटेरियन डिशेस। आई लव देयर फूड, उनकी थाली। इवन जो ये इंडिया के जो, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, हिंदू जो वो हैं इनके, और ये इवन पंजाबी जो हमारे हैं इनके, माशाल्लाह इनके जो वेजिटेरियन के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। तो आई लव देयर वेजिटेबल। इवन मैंने घर से खाना भी खाया होगा, तो मैं अगर कहीं से गुजर रहा हूँ तो मैं वहां बैठ जाऊंगा। इनके नान में जो लज्जत होती है। तो एनी, और जो टिकटॉक पे जो बताने का मकसद, टिकटॉक पे जब आता है कभी भी कि फलानी जगह पे भटूरा जो है, क्योंकि हमारे जमाने में भाई $4.99, $5.99, $6.99, $7.99 मैक्स हमारी औकात हुआ करती थी। अब वही चीजें जो है $12.99, $15.99 में, इस तरह करके $50 की बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की कोई डील वील आती है, या बाय 1 pound फिश एंड गेट द सेकंड वन, क्योंकि फिश को तो हलाल हराम का चक्कर नहीं होता है, तो
मैं स्पेशली तो एक आध दफा ही गया हूँ ओकविल की तरफ, लेकिन स्पेशली उधर से ब्रैम्पटन में से कहीं से गुजर रहा हो तो मेरे टिकटॉक पे मैंने फेवरेट पे सेव किया हुआ होता है। आई डू विजिट देयर। कहने का मकसद ये सोशल मीडिया की पावर है। सोशल मीडिया की पावर है दैट पुल्स पीपल। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो दिस इज द टाइम। अगर आपका वाकई इंटरेस्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिस्क्लेमर इससे पिछली वाली वीडियो में मैं दे चुका हूं कि इसके ऊपर कोई इमिग्रेशन नहीं होती भाई। बिजनेस खरीदने पे या प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं, इसके ऊपर कोई इमिग्रेशन नहीं होती। हाँ, फॉर्म वगैरह, एग्रीकल्चर फॉर्म वगैरह उस तरफ अगर आप जाते हैं, उसकी मैंने डिग इन नहीं किया, लेकिन आई विल डिग इन। दिस इज द पॉइंट केम अक्रॉस टू मी। तो चले वियर, यहाँ पर काफी लंबी पूरी वीडियो में इस तरह की बना चुका था। बाद में जब मैंने चेक किया तो पता लगा कि मैंने अपना यही नहीं ऑन किया है। ये जो है ना, ये लगाया ही नहीं था। इसका मदर लगा दी था, इस बेबी मदर को भी ऑन नहीं किया था, बेबी को भी ऑन नहीं किया था। पूरी वीडियो थी फ्लैट हो गई थी। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो सही होगी। और इस पे तकरीबन इस कंटेंट के ऊपर 45 मिनट से 1 घंटा हो चुका है। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टिकटॉक के पेज को फॉलो करें और मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।